हेलो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्योर टू पे साइकिल, P2P साइकिल। P2P साइकिल जो है वो 5 फेजेस में डिवाइड की गई है, जैसे कि परचेस रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेस ऑर्डर, गुड्स रिसिट एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये जो 5 फेजेस है आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला फेज है परचेस रिक्विजिशन। परचेस रिक्विजिशन इट इज़ अ इंटरनल डॉक्यूमेंट टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट। जब हमारा एक प्रीमाइसेस में कुछ इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की या कोई सर्विसेज की, तो हमें ये इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने परचेस डिपार्टमेंट को। तो उसके लिए हम एसएपी में परचेस रिक्विजिशन एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो अपने प्रीमाइसेस से बाहर नहीं जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, बस परचेस डिपार्टमेंट तक, क्योंकि हम उनको इन्फॉर्म करते हैं हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो। तो परचेस एक्विजिशन बनाने के लिए पाथ है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस रिक्विजिशन एंड क्रिएट। उसका टी कोड है YME51N। तो एसएपी में चलते हैं। उसका पाथ है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस रिक्विजिशन एंड क्रिएट। तो यहाँ पे स्क्रीन ओपन होती है जो कि है परचेस रिक्विजिशन की, क्रिएट परचेस रिक्विजिशन। तो परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप लगता है जो कि हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप ही सेलेक्ट है अभी के लिए। हम आगे जाके ये डॉक्यूमेंट टाइप भी क्रिएट करेंगे। आइटम में यहाँ पे हमें नंबर देना है जो कि देंगे हम 10। यहाँ पे हमें मटेरियल नंबर मेंशन करना है। ये अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी एंड आइटम कैटेगरी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो रॉ मटेरियल हमने क्रिएट किया था वो मटेरियल है 10011। 10011 यहाँ पे देते हैं। उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी 100 क्वांटिटी। डेट ऑफ डिलीवरी, किस डेट को हमें ये मटेरियल चाहिए ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और किस प्लांट के लिए, ये जो मटेरियल ग्रुप शॉर्ट टेक्स्ट ये फील्ड्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, वो फेच करेगा अपनी मटेरियल मास्टर में जो मेंटेन किया है हमने। तो किस प्लांट के लिए हमारा मटेरियल चाहिए, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया TGP1। और उसी के साथ हम अपना परचेज ग्रुप दे देंगे यहाँ पे जो कि है TG1। लेकिन हमने ये परचेज ग्रुप जो है अपने मटेरियल में मेंशन किया, तो एंटर करने के बाद वो वहाँ से फेच कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे उसने वहाँ से फेच किया। उसी के साथ स्टोरेज लोकेशन मेंटेन करते हैं हम रॉ मटेरियल का। जब हम ये पूरी डिटेल्स देते हैं और कुछ डिटेल्स वो मटेरियल मास्टर से जो फेच करता है, उसी के साथ यहाँ पे देखिए कुछ टैब्स ओपन हुई है। पहली टैब है मटेरियल डेटा की। ये जो यहाँ पे हमने मटेरियल का नंबर मेंशन किया है वो नंबर इधर फेच करता है। मटेरियल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, जैसे कि मटेरियल ग्रुप, मटेरियल नंबर एंड मटेरियल शॉर्ट टेक्स्ट। क्वांटिटीज़ और डेट, एक कितनी क्वांटिटी का परचेस रिक्विजिशन हमने अभी क्रिएट करने वाले, वो क्वांटिटी वो यहाँ से फेच करेगा। उसी के साथ उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर ये मटेरियल मास्टर से फेच करेगा। यहाँ पे एक टैब है वैल्यूएशन की। ये जो वैल्यूएशन प्राइस है ये उसने अपने परचेस इन्फो रिकॉर्ड से या फिर अपने स्टैंडर्ड प्राइस से फेच करता है, जो कि हमने मेंशन किया है मटेरियल बनाते समय। वो प्राइस यहाँ पे फेच कर होती है। उसी के साथ हमने जो परचेस रिक्विजिशन क्रिएट की है वो है 100 क्वांटिटी की, और ईच क्वांटिटी का प्राइस है 100 रुपीज़। तो हमारे इस परचेस रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट का टोटल प्राइस है 10,000 रुपीज़। अगर कुछ सोर्स ऑफ सप्लाई हमें मेंशन करना है या परचेस ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो हमने 3 स्टोरेज लोकेशंस बनाए थे। एक जो स्टोरेज लोकेशन था हमारा वो प्लांट के बाहर का मेंशन किया था हमने, और ये जो फर्स्ट और सेकंड जो 2 स्टोरेज लोकेशन है वो उसके लिए हमने अलग से एड्रेस मेंटेन नहीं किया था। अभी के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है SL01। तो उसके लिए उसने क्या किया,
प्लांट का एड्रेस यहाँ से फेच किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने अलग सा एड्रेस मेंटेन नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोरेज लोकेशन है वो उसी प्लांट में काम करता है या उसी प्लांट में है। जो अगर हम यहाँ पे सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम एड्रेस रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब हम जो थर्ड वाला वेयर हाउस का स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस चेंज होगा। एंटर दबाने के बाद हम यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे एड्रेस चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने अलग से एड्रेस मेंटेन किया था। अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसने वहाँ से फेच किया कि ये जो हमारा स्टोरेज लोकेशन है वो प्लांट से बाहर है, उसका अलग सा लोकेशन है या अलग सा कोई एड्रेस है। लेकिन वो जो स्टोरेज लोकेशन है काम करेगा किस, पहले इसी प्लांट के लिए काम करेगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल रखते हैं और एंटर करते हैं। इसी के साथ ये हमारा परचेस रिक्विजिशन का पूरा डेटा हमने जो है यहाँ पे मेंशन किया है। जब हम इसको सेव करते हो तो एक डॉक्यूमेंट परचेस रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट नंबर हमें मिलता है। ये हमारा परचेस रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फेज है P2P साइकिल का वो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जब हमने परचेस रिक्विजिशन क्रिएट किया तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो परचेस डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। उनको हम मेंशन करते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है कि इस मटेरियल के लिए जो भी मार्केट में पॉसिबल वेंडर है उनको परचेस डिपार्टमेंट जो है रिक्वेस्ट करता है फॉर द कोटेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। इससे में क्या होता है मेनली कि जितने सारे पॉसिबल वेंडर्स है इस मटेरियल के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इस रिक्वेजिशन के अगेंस्ट जो भी हमारा मटेरियल हम मेंशन करें उसके अगेंस्ट अपना प्राइस, क्वांटिटी एंड डेडलाइन, उसी के साथ हम क्या बोलते हैं उसको डिलीवरी डेट जो है हमारी, उस डिलीवरी डेट तक आप हमें मटेरियल जो है सेंड कीजिए। तो हमने अपने परचेस एक्विजिशन में जो डेट सेलेक्ट की थी वो थी 25। तो हम क्या करते हैं अभी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मेंटेन करते हैं उसके लिए। तो बैक आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यहीं पे है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके लिए टी कोड है EME41। तो यहाँ पे हम कोटेशन डेडलाइन देते हैं जो कि देंगे हम 21। परचेस ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा अपना। देखिए हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन है TGPO, परचेसिंग ग्रुप है TG1, प्लांट है TGP1 एंड स्टोरेज लोकेशन है SL01। ये डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे एक टैब है रेफरेंस टू परचेस रिक्विजिशन और दूसरी टैब है रेफरेंस टू आउटलाइन एग्रीमेंट। ये जो आउटलाइन एग्रीमेंट वाला पार्ट है हम आगे जाके सीखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने परचेस रिक्विजिशन क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उसने अभी जो रिसेंट वाली परचेस रिक्विजिशन है यहाँ पे फेच किया उसने, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैंडेटरी फील्ड है कलेक्टिव नंबर। अब ये कलेक्टिव नंबर मेनली कैसे काम करता है, सपोज हम अपने 4 वेंडर को परचेस रिक्विजिशन के अगेंस्ट RFQ कर रहे हैं। तो 4 वेंडर को जब अगर हम RFQ करते हैं तो हमें प्राइस कंपैरिजन जो करनी पड़ती है, जो कि परचेस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की अगली प्रोसेस है। तो उसमें जो भी कोटेशंस है उनको कंपेयर करने के लिए हमें कलेक्टिव नंबर चाहिए। क्योंकि कलेक्टिव नंबर जो है अभी जितने भी हम इस कलेक्टिव नंबर के अंडर जितने भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेव करेंगे तो वो उनका ग्रुप कर देता है। तो हम यहाँ पे कलेक्टिव नंबर देते हैं 0011 और यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे अपने परचेस रिक्विजिशन का पूरा डेटा उसने फेच किया वहाँ से। तो हमारा डिलीवरी डेट क्या है 27 है।
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे अडॉप्ट डिटेल्स करते हैं। अडॉप्ट डिटेल करने के बाद यहाँ पे हेडर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। हेडर डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा जो है अपने परचेस रिक्विजिशन से डेटा उसने फेच किया, और यहाँ पे एक टैब है या आइकॉन है जो कि है वेंडर एड्रेस का। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो पूछता है कि आपको किन किन वेंडर को इसका रिक्वेस्ट करना है फॉर द कोटेशन। तो हमने 2 वेंडर्स बनाए हैं जो कि है 2301 एंड 2302। तो हम क्या करेंगे, इन 2 वेंडर्स को जो है रिक्वेस्ट करेंगे फॉर द कोटेशन। ये हमारा पहला वेंडर है, उसको हमने सेव करने के बाद हमें क्या होगा, एक यहाँ पे एक RFQ नंबर क्रिएट हुआ है, इसको हम कॉपी करके रखते हैं। उसी के साथ हमारा दूसरा जो वेंडर है उसको भी हम RFQ सेंड करते हैं। ठीक है, ये जो 2 वेंडर्स थे हमने उन 2 वेंडर्स को जो है RFQ किया है अभी, मतलब रिक्वेस्ट की है फॉर द कोटेशन। जब हम वेंडर को रिक्वेस्ट करते हैं कोटेशन के लिए, तो वेंडर क्या करता है, उसके अगेंस्ट हमें जो है जो भी प्राइस रहेगी वो प्राइस बता देता है कि हम इस प्राइस तक आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जो अपने परचेस रिक्विजिशन में प्राइस मेंटेन की थी वो थी 100 रुपीज़। तो हम अब दोनों कोटेशन के लिए जो है प्राइस मेंटेन करते हैं। उसके लिए पाथ है SAP मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, RFQ कोटेशन, कोटेशन एंड मेंटेन। मतलब अब जब हमने वेंडर के पास से जो प्राइस में रिसीव की है वो प्राइस हमें SAP में एंटर करनी पड़ती है फॉर द प्राइस कंपैरिजन और वेंडर सिलेक्शन पर्पज। तो हम यहाँ से बैक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन में एक मेंटेन वाली टैब है, यहाँ पे क्लिक करते हैं जिसका टी कोड है ME47। तो हमारा पहला RFQ डॉक्यूमेंट है 244। तो पहले हम उस डॉक्यूमेंट के लिए मेंटेन करते हैं 244 और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें, जो कुछ फील्ड्स है वो ग्रे आउट है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो अभी हम एडिटेबल है, हम एडिट कर सकते हैं उसको। तो हमने जो अपने परचेस रिक्विजिशन में प्राइस डाली थी वो थी 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी 98 रुपीज़ फॉर द 01 वेंडर। ठीक है, 230 वेंडर के लिए हम क्या करें 98 रुपीज़ की प्राइस दे रहे हैं और उसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे एक एरर आया है P टॉलरेंस की का, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। मेनली आपको क्या करना है, ये जो एरर पॉपअप आता है यहाँ पे सेट टॉलरेंस लिमिट एक लिंक मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट फॉर द प्राइस वेरिएंट, क्लिक करते हैं, न्यू एंट्री। यहाँ पे टॉलरेंस की जो थी वो थी PE, और अपना कंपनी कोड क्या है, हमारा कंपनी कोड है TTC1, और इसको हम सेव करते हैं। फिर से हम इसको मेंटेन करते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे 98 प्राइस दे देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या हुआ, ये जो हमारा कोटेशन है वो मेंटेन हुआ। अब दूसरा वाला जो कोटेशन है जो कि हम 2302 वेंडर के लिए किया था वो था 245। जब हम इसको एंटर करते हैं तो पहले वेंडर के लिए हमने दिया था प्राइस 98 रुपीज़, तो इसके लिए देंगे 97 रुपीज़, मतलब इससे 1 रुपये मतलब 1 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे। तो मेनली क्या होता है, ये जो कंपेयर करेगा तो ये प्राइस की बेसिस पे अब कंपेयर करेगा।
तो यहाँ पे हम 97 रुपीज़ जो प्राइस मेंटेन किया है, तो वहाँ क्या होना चाहिए कि ये वेंडर जो है हमें उसने अपने प्रोक्योरमेंट के लिए सेलेक्ट करके देना चाहिए। इसको सेव करने के बाद हम बैक आएंगे। इसमें क्या किया हमने, जो भी वेंडर की प्राइस आई थी उसमें उसको हमने क्या किया, एसएपी में मेंटेन किया। अब जो तीसरी प्रोसेस है हमारी जो कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में है, वो है प्राइस कंपैरिजन की। अब प्राइस कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, आरएफक्यू कोटेशन, कोटेशन एंड प्राइस कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, जिसका टी कोड है YUMMY49। तो यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन की टैब है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका टी कोड है YUMMY49। तो यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने फेच किया। उसी के बाद यहाँ पे देखिए कलेक्टिव आरएफक्यू एक नंबर मांगेगा वो, जो कि हमने मेंटेन किया था, कलेक्टिव नंबर 0011। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो हमारा वेंडर है 2302, जिसकी प्राइस हमने 97 रुपीज़ मेंटेन की थी, वो हमें रैंक 1 पे दिखा रहा है। मतलब ये वेंडर आप सेलेक्ट कीजिए फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और पीओ पर्पस। तो और ये जो हमारा दूसरा वाला वेंडर था उसकी प्राइस हमने मेंटेन की थी 98 रुपीज़, तो क्या आया, हमारा सेकंड रैंक पे आया। अगर यहाँ पे मल्टीपल वेंडर को अगर हम रिक्वेस्ट करते फॉर द कोटेशन, उसकी प्राइस मेंटेन करते, तो जब हम उस कलेक्टिव नंबर के को एंटर करते हैं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आती है। यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नंबर सेम असाइन हुआ है इन दोनों भी वेंडर्स के लिए। तो हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सा वेंडर अभी सेलेक्ट किया है उसने, यही वाला जो कि है 2302। ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आता है वो फेज़ है परचेस ऑर्डर। अब ये परचेस ऑर्डर क्या रहता है, ये इट इज़ एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टू द वेंडर एंड इट इज़ अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। इसमें क्या होता है कि हम मेंशन करते हैं जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, वो जो कि हमने मटेरियल लिया था 10011, ये हमारा रिक्वायरमेंट था। तो इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, अब पीओ रेज करेंगे टू द वेंडर। ये क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब इसमें होता क्या है, ये जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट है वेंडर को मिलने के बाद वेंडर क्या करेगा, अपने जो कंसाइनमेंट होगा अपना, उसको क्या करेगा, हमारे प्रीमाइसेस में डिलीवर करने के लिए रेडी करेगा मटेरियल। तो पीओ क्रिएट करने के लिए पाथ है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, क्रिएट वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोन। उसका टी कोड है YUMMY21N। तो हम यहाँ से बैक आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए परचेसिंग में परचेस ऑर्डर का टैब है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है एंड वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोन, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो इसका टी कोड है YUMMY23N। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पीओ का डॉक्यूमेंट है। अभी हमने क्या किया था कि परचेस रिक्विजिशन के बाद हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किया था। उसके बाद ये जो परचेस रिक्विजिशन है इंटरनल डॉक्यूमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में हम क्या करते हैं, वेंडर फाइनलाइज करते फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अभी हमारा जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट है हम उस वेंडर को सेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट है वो मतलब हम ये ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके भी दे सकते हैं, उसी के साथ वही पीओ डॉक्यूमेंट जो है हम अपने विथ रेफरेंस टू द आरएफक्यू भी बना सकते हैं। उसी के साथ अगर हम पीआर के अगेंस्ट भी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो जो पीआर थे अपने, ये वाले यहाँ पे आ गए। जब हम इस पीआर को सेलेक्ट करते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे बास्केट पे, तो क्या करेगा, वो पीआर का पूरा डेटा है यहाँ पे फेच करेगा। लेकिन जो पीआर हमने बनाया था उसमें हमने मेंशन नहीं किया था परचेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर, ये हमें मैन्युअली कुछ फील्ड्स देनी पड़ेगी यहाँ पे। उसी के साथ नेट प्राइस ऑफ द मटेरियल, ये जो हमें मैन्युअली देना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे एक वेंडर नंबर डालते हैं, जैसे कि हमारा 2301 सपोज ये वेंडर है, और उसी के साथ यहाँ पे TGPO एंटर किया हमने। यहाँ पे प्राइस मांगेगा, वो प्राइस हमने दिया 100 रुपीज़ और एंटर करते हैं, ठीक है।
तो अब हम इसको सेव कर सकते हैं। ये जो हमारा नॉर्मल पीओ होगा, क्योंकि इसमें हमने मतलब ये जो पीओ हुआ हमारा परचेस रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग हुआ। अगर हमें सपोज नॉर्मल पीओ बनाना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का हमें रेफरेंस नहीं लेना है, तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युअली यहाँ पे वेंडर नंबर देना पड़ेगा। एंटर करने के बाद ये जो हमारा हेडर लेवल डेटा है वहाँ से कुछ टैब्स मैंडेटरी है, कुछ फील्ड्स मैंडेटरी है, तो वहाँ पे हमें देनी पड़ेगी TG1 एंड कंपनी कोड है TTC1। उसी के साथ मटेरियल है हमारा 10011। मतलब ये जो सारी फील्ड्स हैं हमें मैन्युअली देनी पड़ेगी। यहाँ पे पीओ क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100 क्वांटिटी चाहिए। डिलीवरी डेट क्या चाहिए उसका, सपोज 25 चाहिए। प्राइस क्या रहेगी उसकी, 100 रुपीज़ रहेगी। कौन से प्लांट के लिए चाहिए वो मटेरियल, TGP1 के लिए। उसी के साथ कौन सा स्टोरेज लोकेशन चाहिए, तो स्टोरेज लोकेशन SL01। एंटर करेंगे हम करेंसी INR, एंटर करेंगे तो हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है नीचे, ऑर्डर क्वांटिटी बिलो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 900 ईच फ्रॉम द इन्फो रिकॉर्ड। क्योंकि जब हमने इस मटेरियल के लिए इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन किया था इस वेंडर के साथ, तो वहाँ पे हमने मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी 900 मेंटेन किया था। अगर आप जाके परचेस इन्फो रिकॉर्ड की वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे पॉपअप आया। अभी ये क्या किया हमने, पूरा जो पीओ बनाया वो मैन्युअली बनाया। यहाँ पे अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन से भी कर सकते हैं पीओ विथ रिस्पेक्ट टू द PR एंड RFQ, या फिर आप यहाँ पे भी जाके कुछ डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कुछ RFQ नंबर है तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे एंटर करके भी पीओ कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम में क्या हुआ कि इन्फो रिकॉर्ड फाइंड किया है इस मटेरियल का इस वेंडर के साथ, इसलिए यहाँ पे वो इन्फो रिकॉर्ड का जो है नंबर आया है। हम इस पीओ को सेव करते हैं। ये देखिए और एक पीओ जनरेट हुआ जो कि हमने एडिट ऑप्शन से बना, मतलब पूरा डेटा मैन्युअली एंटर किया है इसमें। अब हम और एक पीओ बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द RFQ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस क्लिक करेंगे। यहाँ पे यहाँ से पूरा डेटा हम डिलीट करते हैं। बस यहाँ पे प्लाट दिया है हमने और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो दो हमारे कोटेशंस थे हमने जो मेंटेन किया था, वो ये वाला कोटेशन था जो कि 97 प्राइस वाला था। तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से फेच करेगा, क्योंकि जिस टाइम हमने कोटेशन मेंटेन किया था उस टाइम हमने क्या किया था, वेंडर का नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया था, उसी के साथ यहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन किया था। तो क्या हुआ, हमें कुछ भी डेटा जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अब सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। सेव करने के बाद क्या हुआ, हमारा ये पीओ नंबर जो है जनरेट हुआ। तो इस पीओ को हम अभी कंटिन्यू करेंगे और द मीगो। उसी के साथ हम क्या करते हैं, अभी इस मटेरियल का स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए टी कोड है /NMMBE, एंटर करेंगे। यही हमारा मटेरियल है और ये प्लांट है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमने अब तक क्या किया था, 3 परचेस ऑर्डर बनाए हैं हमने, जो कि 100 क्वांटिटी ईच परचेस ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे ऑन ऑर्डर स्टॉक दिखा रहा है, मतलब ये स्टॉक अभी भी हमारे प्रीमाइसेस में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन इसका हमने ऑर्डर दिया है, इसलिए ऑन ऑर्डर स्टॉक में दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, उसका मीगो करते हैं। जब हम एक परचेस ऑर्डर का मीगो करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्टॉक है यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में है, जो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से 100 क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे गुड्स रिसिट यानी कि मीगो करना है हमें। अब ये गुड्स रिसिट क्या होती है, इट इज़ अ कन्फर्मेशन, क्योंकि जो भी हमने पीओ किया उसके अकॉर्डिंग हम जब मटेरियल रिसीव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। हम चेक करते हैं कि जो भी हम मटेरियल हमने पीओ में मेंशन किया था
वही मटेरियल है हमने रिसीव किया है। तो इसको बोलते हैं गुड्स रिसीट, और उसका टी कोड है मीगो, और उसका पाता है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड्स मूवमेंट मीगो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड्स मूवमेंट मीगो। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मीगो जो टी कोड है इसका। अब यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, गुड्स रिसीट, परचेस ऑर्डर, और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 101 जो मूवमेंट टाइप है वो वहाँ पे फेच करेगी। अभी मूवमेंट टाइप क्या होता है, इट डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना पीओ नंबर एंटर करना है। यहाँ पे एक एरर आएगा जो कि है टेबल T169169P मिसिंग है। ये जो हमारा कंपनी कोड है इस टेबल में मिसिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FM30 ये जो हमारा टी कोड है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा T169P, और यहाँ पे मेंटेन करेंगे इसको। ये जो पहले वाला अपना 4x0 वाला, इसको हम कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंपनी कोड देंगे जो कि है TT-C1, और उसको एंटर करके सेव करेंगे। इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, बैक आके एंटर करेंगे उसमें पुलिस से। यहाँ पे पूरा डेटा उसने फीच किया, क्योंकि अभी क्या हुआ, हमारा पीओ करने के बाद वेंडर ने हमारे प्रीमाइसेस में मटेरियल सेंड कर दिया है, अभी हमारे पास वो मिल गया हमें मटेरियल। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्नॉलेज करना पड़ता है कि यही मटेरियल पीओ में था क्या। उसी के साथ उसकी पीओ ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी का मीगो करेंगे, गुड्स रिसीट करेंगे। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन के लिए मटेरियल है, मूवमेंट टाइप क्या होगा, ये मटेरियल जो है हमारा ऐड होगा। अभी ये जो मूवमेंट टाइप है 101, आप यहाँ पे जाके पूरे मूवमेंट टाइप्स चेक कर सकते हो। 101 ये जो मूवमेंट टाइप है वो मूवमेंट टाइप किसके लिए, गुड्स रिसीट विद रिस्पेक्ट टू द पीओ। यहाँ पे स्टॉक टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड मटेरियल है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए जा रहा है अभी, उसके लिए प्लांट कौन सा है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे फीच होती है। उसी के साथ हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेंडर में कौन सा वेंडर जो है, वेंडर के पास से हमें मटेरियल मिला है, तो ये वेंडर इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पे मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे वेयर में जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लांट के लिए मटेरियल ऑर्डर किया है और कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए। परचेस ऑर्डर डेटा में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट ये जो मटेरियल हमने रिसीव किया है, और पार्टनर में हम अपना वेंडर जो है देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में जाके यहाँ पे आइटम ओके करेंगे। जब हम यहाँ पे आइटम ओके करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओके वाला ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे टिक आ जाएगा एंटर करने के बाद। ये देखिए यहाँ पे एंटर हुआ। जब हम उसको चेक करते हैं तो क्या होगा, एक नंबरिंग हमें मेंटेन। अब यहाँ पे देखिए ये FIMM इंटीग्रेशन का पार्ट है। ये जो हमारा GL अकाउंट है 11001, इसमें ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए अलो नहीं किया है हमने BSX के लिए, क्योंकि FIMM इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, BSX के लिए ये जो हमारा GL अकाउंट है असाइन किया था। आप जाके चेक कर सकते हो FIMM इंटीग्रेशन का वीडियो, जिसकी लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम क्या करते हैं, अभी FS00 में जाते हैं, और यहाँ पे हम ना हमारा जो GL अकाउंट है उसको एंटर करके यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट में आके यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली को टिक करना है, और यहाँ पे सेव करेंगे। तो अभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट डिटर्मिनेशन भी होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है जनरल एंट्रीज भी हिट होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे और एक पूछ रहा है कि प्राइस डिफरेंस के लिए कुछ इशू आया है, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन की थी उस मटेरियल की जो की थी 100 रुपीज़, और उसके बाद हमने जो पीओ किया है तो पीओ में कितनी प्राइस थी उसकी 97 रुपीज़। मतलब कुछ तो डिफरेंस आया है, प्राइस डिफरेंस आया है 3 रुपये का।
₹3 ईच मटेरियल का। तो ये जो है प्राइस डिफरेंस यहाँ पे उसकी भी एंट्री होती है पीआरडी में। पीआरडी मतलब प्राइस डिफरेंस का ये ट्रांजैक्शन की है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FIMM इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, और एक जीएल बना के लेंगे यहाँ पे। प्राइस डिफरेंस 3000 के लिए हम असाइन करेंगे उसको। आप जाके मेरा FIMM इंटीग्रेशन का वीडियो जाके चेक कीजिए, उसमें भी डिटेल में हमने कम कवर किया है कि FIMM इंटीग्रेशन कैसे होता है। /n OBYC ये टी कोड है FIMM इंटीग्रेशन का। और जो PRD जो ट्रांजेक्शन की है वो किसके लिए है, प्राइस डिफरेंस के लिए, कॉस्ट डिफरेंस के लिए है। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यही हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास 3000 एंड हमारा जीएल अकाउंट जो है ये वाला जीएल अकाउंट है, तो इसको हम सेव करेंगे। और फिर से हम मीगो की स्क्रीन पे चलते हैं, चेक करेंगे यहाँ पे, फिर से पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ, मतलब उसके लिए हमें नंबर रेंज चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है जनरेट होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर रेंज देनी पड़ेगी। तो नंबर रेंज देने के लिए टी कोड क्या है, FBN1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, FBN1 में क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद अपना कंपनी कोड जो है TTC1, इंटरवल्स में जाएंगे। यहाँ पे कौन सी वाली नंबर रेंज हमें मेंटेन करनी थी, 50 नंबर की। ओके, उसी के साथ हमारा फिजिकल ईयर कौन सा है, 2023। तो नंबर कहाँ से देंगे हम, 1 से लेकर 1000 तक। आप कौन सा भी नंबर यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे ओवरलैप का इशू नहीं आएगा किसी दूसरी कंपनी कोड के साथ, बस हम अपने कंपनी कोड के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसे होने के बाद हम फिर से अपनी मीगो की स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे और पोस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें जीएल स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे क्लासीफाई जीएल अकाउंट्स फॉर द डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे क्लिक करेंगे। अपना चार्ट ऑफ अकाउंट देखें, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे फ्रॉम अकाउंट 1। इसके लेके अकाउंट 11001, यहाँ पे कैटेगरी देंगे हम मटेरियल, और इसको सेव करते हैं। इसको चेक करके फिर पोस्ट करते हैं। हमको फिर से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब फिर से नो करके हम फिर से एंटर करेंगे इसमें। अब ये 3 के लिए पूछ रहा है, तो इसको फिर से हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लासीफाई जीएल अकाउंट्स, और यहाँ पे 3 के लिए भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, 11003 11003, उसके लिए मटेरियल। फिर से हमें बैक आना पड़ेगा। हमारा जो है मीगो का डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है, मतलब हमने एक्नॉलेज कर दिया कि हमें जो मटेरियल मिला है वो एज पर द पीओ है, और उसकी क्वांटिटी भी, जो जितनी क्वांटिटी हमें फिजिकली मिली है उसका हमने उसको भी एंटर किया है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं GR
तो गुड्स रिसीट होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनवॉइस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब इनवॉइस वेरिफिकेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमने जो मटेरियल पीओ किया, जिस मटेरियल का पीओ किया था वहाँ पे हमने जो भी है प्राइस वगैरह सब मेंटेन की थी, और जो हमें मटेरियल मिला है वो सेम मटेरियल है और सेम क्वांटिटी हमें मिली है। कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि हमने पीओ 100 क्वांटिटी का किया है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वेंडर ने सपोज हमें 50 क्वांटिटी जो हमें हमारे प्रीमाइसेस में भेज दी है, तो हम बस 50 क्वांटिटी का ही मीगो करते हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या किया है, हमने 100 क्वांटिटी का मीगो किया है या गुड्स रिसीट किया है। मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है नोटिफाई करना पड़ेगा कि उस वेंडर को पेमेंट कीजिए इसका। तो उसके लिए हमें इनवॉइस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ता है जिसका टी कोड है मायरो। तो उसका पाथ है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इनवॉइस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड एंटर इनवॉइस। यहाँ पे लॉजिस्टिक, इनवॉइस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड एंटर इनवॉइस, जिसका टी कोड है मायरो। तो यहाँ पे हमें इनवॉइस का डेट देना पड़ेगा जो कि रहेगा 20। उसके बाद यहाँ पे हमें पीओ नंबर मेंशन करना है। हमारा पीओ नंबर क्या है, ये पीओ नंबर है। तो क्या करेगा, ये सिस्टम में चेक करेगा कि इस पीओ का मीगो हुआ है क्या, क्योंकि जब तक हम गुड्स रिसीट कर नहीं करते तब तक हमारा मायरो नहीं होगा, इनवॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या भी नंबर रेंज नहीं है, कौन सी वाली, 51 की, क्योंकि मीगो के डॉक्यूमेंट के लिए 50 नंबर की नंबर रेंज हमने मेंटेन की थी। अब 51 चाहिए किसके लिए, मायरो के लिए। तो उसका टी कोड है FBN1, यही टी कोड है। और यहाँ पे हम इंटरवल्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे 51, फिजिकल ईयर है 2023, और नंबर यहाँ पे कहाँ से देंगे, 1001, क्योंकि 1000 तक हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे देंगे 2000 तक। अभी हमने अब तक क्या किया है, बस एक ही मीगो का डॉक्यूमेंट किया है, मतलब एक डॉक्यूमेंट की एंट्री जो है यहाँ पे पोस्ट हुई है। तो यहाँ पे देखिए एनआर स्टेटस 1, मतलब एक डॉक्यूमेंट अभी जनरेट हुआ है। हम इसको सेव करेंगे। क्या यहाँ पे देखिए पूरा जो डेटा है वहाँ से फेच किया उसने, उसी के साथ यहाँ पे बैलेंस अमाउंट है कितना है, 9700 रुपीज़। तो हम यहाँ पे देंगे 9700 रुपीज़, एंटर करेंगे। ओके, नो ऑथराइजेशन अमाउंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोलरेंस लिमिट देना पड़ेगा उसके लिए। तो हम चलते हैं /SPRO, यहाँ पे फाइंड करेंगे टोलरेंस और असाइन यूजर टोलरेंस ग्रुप, इसको क्लिक करेंगे, पहला वाला जो आता है। ठीक है, अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन टोलरेंस ग्रुप फॉर द एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे, TTC1, न्यू एंट्री करेंगे। यहाँ पे ग्रुप कुछ भी नहीं देंगे, अपना कंपनी कोड देंगे यहाँ पे TTC1, एंटर करेंगे। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उससे कम अमाउंट पर आइटम डालेंगे यहाँ पे, और इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद बैक आएंगे। यहाँ पे अपना जो भी यूज़र नेम होगा यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारा है ARN SAP 031, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था, तो यहाँ पे अब हमें
क्लोजर्स की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम अपने मायर वाले डॉक्यूमेंट में चलते हैं। ठीक है, इसको फिर से हम रिफ्रेश करके लेते हैं। एंटर टैक्स कोड, यहाँ पे टैक्स कोड देना है हमें, ज़ीरो टैक्स, V0। तो हमें अब टैक्स GL जो है, कुछ GL हमारे टैक्स प्रोसीजर को हमें असाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही जो है GL अकाउंट क्रिएट करके लेते हैं, जो कि होगा टैक्स का /N FS00 टी कोड है GL अकाउंट क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे फोर्थ GL जो बनाते हैं वो बनाएंगे हम टैक्स के लिए, एक्सपेंसेस टैक्स GL। और उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, /N OB40 टी कोड है, जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन की रहती है, जैसे कि हमारी FIMM इंटीग्रेशन की थी, सेम ही जो कीज़ है वो टैक्स कोड की भी रहती है, तो उसको हमें असाइन करना पड़ेगा। अभी हमारा एरर क्या है, ZZ8 के लिए हमें असाइन करना है। तो ZZ8, यहाँ पे ZZ8 है, डबल क्लिक करेंगे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके साथ टैक्स कोड सेव करेंगे इसको। टैक्स कोड क्या है, ये V0। और अकाउंट कौन सा है अपना, टैक्स के लिए अभी हमने बनाया है ये वाला, इसको सेव करेंगे। और कुछ इशू आ सकते हैं हमें। ZZ9, उसी के नीचे है ZZ9। अभी यहाँ पे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा टैक्स कोड और GL अकाउंट, हम सेम GL अकाउंट असाइन कर रहे हैं। फिर से पूरा डेटा एंटर करते हैं हम। Z10 के लिए करना पड़ेगा अब। सेम प्रोसेस है सबके लिए, और सेम ही अकाउंट हम अभी के लिए असाइन कर रहे हैं उसके लिए। अभी क्या बोल रहा है वो, इस टेबल में T169V में TC1 की एंट्री नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, /N SM30 एंटर करना पड़ेगा। और कौन सा है यहाँ पे टिक हो, सॉरी, टेबल नंबर T169V यहाँ पे एंटर करेंगे, मेंटेन करेंगे। यहाँ पे पहला वाला जो है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे अपना देंगे, जो कि होगा TTC1। और यहाँ पे टेक्स्ट कोड हटा देते हैं सब, इसको एंटर करके सेव करेंगे इसको। फिर से हमारे को हम रिफ्रेश करते हैं।
ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये बस इशू हमने एडिट वाला जो कंपनी कोड यूज़ किया है उसके लिए है। अगर आप कंपनी कोड को कॉपी करते हो तो क्या होगा, ये इश्यूज आपको नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे तो फिर से कह रहे हैं नो टैक्स कोड असाइन फॉर द जीएल अकाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीएल अकाउंट को टैक्स कोड असाइन करना पड़ेगा, जो कि जीएल है हमारा 11002। /n FS00 में जाएंगे हम। 002 ये अपना जीएल अकाउंट है। एडिट ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल डेटा में यहाँ पे एक टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके हम V0 सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे, क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाते समय कौन सा वाला टैक्स कोड लिया है, V0 वाला। सेव करने के बाद क्या हुआ, ये देखिए हमारा जो है इनवॉइस रिसीट जो है हमारा क्रिएट हुआ है, IR अकाउंट, सॉरी IR डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं अभी, /n मीगो में जाते हैं और वहाँ पे कुछ एंट्रीज चेक करेंगे हम। डिस्प्ले मोड में जाएंगे और यही हमारा शायद, हाँ यही हमारा GR का जो डॉक्यूमेंट हमने जनरेट किया था वही है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाना है और FI डॉक्यूमेंट्स। FI डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे FIMM इंटीग्रेशन का पूरा डेटा आपको दिखेगा कि हमने जो FIMM इंटीग्रेशन किया था, तो BSX 3000 के लिए हमने कौन सा GL अकाउंट असाइन किया था, 11001। WRX के लिए 11002 एंड PRD के लिए 11003। ये जो PRD की एंट्री है ये ऑप्शनल एंट्री है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस था 100 रुपीज़ और हमारा PO का प्राइस कितना था, 97 रुपीज़। तो क्या हुआ, हमारा 3 रुपीज़ ईच पीस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो हमने जैसे कि देखा FIMM इंटीग्रेशन में BSX गोइंग टू डेबिट, मतलब ये ऐड हुआ है। WRX गोइंग टू क्रेडिट, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब ये हमारे लिए अभी जो भी है हमारे ऊपर डेप्ट है, हमें ये पे करना पड़ेगा वेंडर को। और ये हमारे प्रीमाइसेस में जो मटेरियल है, तो मटेरियल का वैल्यूएशन कितना है, 10,000 रुपीज़ का। ये FIMM इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे एंट्रीज हिट होती है। तो ये हमारा P2P साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में। थैंक यू।